रही बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये रहा बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने आज जारी किया है 2024 के बच्चों के लिए हिंदी का ये मॉडल पेपर। ये वायरल कर दिया है यूपी बोर्ड। अगर इससे पढ़ लेते हैं तो आपका 95% मतलब कि कंफर्म हो गया कि आपका पेपर ऐसा ही आएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी 2024 का पेपर सेम ऐसा ही आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 95% पक्का कर लीजिए। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। इस कॉपी पे आपको लिख करके A to Z इस पेपर का सलूशन बताएंगे ताकि आप अच्छा से मतलब तैयारी करके और 95 नंबर तक अचीव कर सकें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा इसको बच्चों में शेयर कीजिए कि यहाँ पे सर ने सलूशन ला दिया इस मॉडल पेपर का। कोई भी यूट्यूब पर अभी तक सलूशन इसका नहीं लाया है, सबसे पहले मैं दे रहा हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा सब्जेक्ट का सलूशन बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे देने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन सुना करके और तब से स्टार्ट करना चाहता हूं। देखिए कि जितना वक्त लगता है उतना वक्त लगा दो, जितना वक्त लगता है उतना वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में, दुनिया मर मिटेगी जनाब तुझे अपना बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी आती है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जब जाएंगे ना तो ये डेमो के लिए मैं कॉपी बनाया हूं, डेमो आपको बताने के लिए सेम ऐसा ही लेकिन कॉपी आएगी। यहाँ पर मुहर लगा रहेगा, बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे ना यहाँ पर जहां सेंटर गया वहां का यहाँ पे मुहर लगा रहेगा, इसलिए मैं डेमो कॉपी लेकर आया हूं। क्लास 12 के बच्चों का, इंटर का, हाई स्कूल के बच्चों का यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहेगा, ये 12th के बच्चों के लिए है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। इसको मैं भरना सिखा देता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे गलती रोल नंबर डाल देते हैं और मिटा करके व्हाइटनर से फिर लिखते हैं, तो ये गलती नहीं करना है वरना कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले ये भरना सीखिए, तब फटाफट से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो तब तक लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ना, यहाँ पे पहला नंबर से स्टार्ट करेंगे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। देखिए बाबू, आपका यहाँ पे अंकों में रोल नंबर भरना होगा और 2 नंबर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो थोड़ा अच्छे से वक्त देकर और सीख लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए पहला नंबर भरते हैं अंकों में। सपोज कीजिए, मानिए कि आपका रोल नंबर यही है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 33, ठीक है, 10 8 2 0 8, कितना अंक हुआ, 10 अंक का रोल नंबर आएगा। 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 00। समझिए कि आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से सुंदर से ओवर राइटिंग नहीं करना है। इसका मतलब जानते हैं, इस पर डबल पेन नहीं चलाना है, ठीक। अब शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो दहलाकर लिख सकते हैं, तो जगह की कमी पड़ेगी इसलिए दहलाना नहीं है, एक एक शब्द में लिख दीजिए। 3 3 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। थोड़ा अच्छे से लिखना है, कॉपी का फ्रंट पेज यही कहलाता है। 3 फिर लिखेंगे 3, ठीक है ना। इसके बाद 1, ठीक है ना बाबू। इसके बाद क्या लिखेंगे, 0। थोड़ा अच्छे से कॉपी का ऊपर वाला पेज भरिएगा। इसके बाद 8, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, 0 है, 0। इसके बाद क्या है, 8 है। इसके बाद क्या है, 2 बार 0 है, तो 0 0 लिख लीजिए, 0 0। ऐसे भर लेंगे कि नहीं बताइए, कहीं भी डाउट नहीं है ना। अच्छे से वही चीज को यहाँ पे भर लिए। अब यहाँ से देखिए तीसरा नंबर कि विषय एवं प्रश्न पत्र, यानी कि आपका कौन सा विषय है, तो हिंदी है, तो यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए, हिंदी। इस तरीके से थोड़ा अच्छे से भर लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे केवल लिखेंगे, मतलब कि आपका 12वीं का हिंदी का केवल एक ही होता है, तो केवल का मतलब 1 होता है, केवल हो गया। प्रश्न पत्र पर संकेतांक, अंकित संकेतांक, इसका मतलब जो पेपर मिलेगा दिखाते हैं, ये 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर है, तो यही है 302 ZN, ऐसा ही संकेतांक आएगा आपका भी पेपर 2024 का आएगा, तब यही चीज को इसमें भरना है। जैसे कि यहाँ पे बता देते हैं 302 है ना, तो 302 ZN था, वही चीज यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही फिलअप करना है। परीक्षा का दिन, मान लीजिए कि आपका पेपर किसी दिन पड़ गया, सोमवार ही पड़ गया, सोमवार, स्पष्ट भर लेंगे। परीक्षा तिथि मतलब कि मान लीजिए कि आपका 18 फरवरी से, 18 फरवरी दूसरा महीना 2024, लेकिन 18 तारीख को देखना है कि सोमवार है कि नहीं। चलिए तो मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए 18 तारीख दूसरा महीना में 2024 में क्या पड़ता है, कौन सा दिन, उससे मतलब नहीं है, मैं बता दिया हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे एवं पाली, तो एवं लिख लीजिएगा आप भी। अब पाली में लिखिएगा द्वितीय। 12वीं के बच्चों का द्वितीय होता है और 10वीं के बच्चों का प्रथम होता है, सुबह सुबह। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्र का नाम, एडमिट कार्ड मिलेगा, प्रवेश पत्र, उस पर केंद्र का नाम लिखा रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल की, रेवती इंटर कॉलेज, रेवती इंटर कॉलेज, जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा तो एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा रेवती इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश, मतलब शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया हूँ। तो आपको जो एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा वही चीज़ यहाँ फिलअप करना है। इसके बाद कक्ष निरीक्षक भरें, ये जो आपको नहीं भरना है, रूम नंबर किस रूम में है, तो यहाँ पे चाहें तो आप भर सकते हैं। 1 नंबर में है तो इस तरीके से 01 लिख सकते हैं। ये हस्ताक्षर जो आपका गाइड लेकर के रूम में 2 टीचर कराएंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। दिनांक वही यहाँ पे डालेंगे कि आप भी डाल सकते हैं कि 18 तारीख को मेरा एग्जाम है, दूसरा महीना में 2024 को, तो आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे साइन वो करेंगे। इतना कार्य करने के बाद से स्टार्ट करते हैं कॉपी और पेन के साथ, यहाँ से हम लोग पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा एक एक बच्चे, आप सबसे रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं फ्री में। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल, मतलब व्हाट्सएप चैनल, एक व्हाट्सएप चैनल लिंक दे दिया हूं, वहां पे जाएंगे ना तो वहां पे सारी यहाँ पे कॉपियों का आपको पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर आएगा, सामान्य हिंदी का रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 100 मार्क्स का रहेगा बाबू। यहाँ पे नोट में क्या दिया है, अच्छे से पढ़ते चलेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, कह रहा है कि 2 नंबर की इस प्रश्न में 2 खंड रहेंगे, दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। सही समझ में आ रहा है ना? पहला खंड जो है क और दूसरा खंड ख रहेगा। तो पहला खंड क को स्टार्ट करते हैं और कैसे लिखना है एक एक चीज को संपूर्ण जानकारी समझते चलिए। प्रश्न संख्या पहला, क नंबर की शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, संपूर्णानंद जी या मोहन राकेश जी या राय कृष्णदास जी। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी, दूसरा ऑप्शन सही है ना। कॉपी में कैसे लिखेंगे ये भी चीजें हम जानकारी देंगे, थोड़ा सा बहुविकल्पी यहाँ तक कर लेते हैं 5 तक, फिर कॉपी में समझा देते हैं। ख नंबर, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो प्रेम सागर, ठीक है ना। इसके बाद ग नंबर पर ध्यान दीजिए कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, अमरकांत जी, यशपाल जी। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद घ नंबर, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यायन, रागे राघव। तो आप सभी को मालूम है पहला जो है विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा की रचना किए थे। इसके बाद अंग नंबर पे चलते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, वासुदेव सरगवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चौथा जो है आप देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही ऑप्शन। अब चलिए कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो इतना तो आपको भरने आ ही जाएगा, फिलअप कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, एक एक आप लोग के लिए कॉपी का पृष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गए हैं आपको लेकर के कॉपी में, ठीक है ना। सबसे पहले कॉपी मिलेगी ना, आपको करना क्या है कि मार्चिंग लाइन खींच लेना। जो ये लाइन मैं खींचा हूं स्केल से, देख पा रहे हैं ये स्केल है, इससे लाइन खींच लीजिएगा खूब बढ़िया से। खींचने के बाद क्या करिएगा, अब यहाँ से पेपर में देखिए खंड वाइज करना है। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होता है, तो यहाँ पे खंड क के सारे प्रश्न खंड क में ही करना है, न कि खंड क वाले प्रश्न को उठा के लेके जाके खंड ख में करेंगे, ये गलती नहीं करना है। तो खंड क यहाँ पे लिखा है ना, खंड क के प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लेंगे।
प्रश्नोत्तर संख्या बीच नीचे अंडरलाइन कर देंगे, थोड़ा और भी बेहतरीन दिखेगा। 1 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 1 नंबर। 1 नंबर में कितने क्वेश्चन थे? क ख ग घ अंग, 5 थे ना। पांचों को कैसे लिखेंगे देखिएगा, सभी बच्चे जानकारी लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पहला का क, देखिए पहला का क का कौन सा सही है? दूसरा सही है, तो पहला का क, पहला तो यहाँ पे हो गया, क का दूसरा सही है, तो दूसरा ऑप्शन उतार देंगे संपूर्णानंद। दूसरा ऑप्शन क्या है? संपूर्णानंद। ख का कौन सा सही है? दूसरा था, तो दूसरा ऑप्शन प्रेम सागर। दूसरा क्या लिखेंगे? प्रेम सागर। ऐसे ही तीसरा क्या है? तीसरा ग नंबर का यशपाल चौथा है। ग का क्या है? चौथा यशपाल। घ नंबर देखिए यहाँ पे, चलिए घ नंबर ये है, आवारा मसीह एक रचनाकार पहला है विष्णु प्रभाकर। घ नंबर का पहला ही है विष्णु प्रभाकर, ऐसे लिख लेंगे कि नहीं? आगे चलिए, वर्णभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंग के चौथा नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंगों के चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे कर लेंगे कि नहीं? एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 नंबर आपका समझिए कि मिल गया। कॉपी जांच भी रहा हूं, देखते चलिएगा। इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं कमायनी। दूसरा नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि कह रहा है कि कमायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी की कि छायावादी की? तो छायावादी युग की। देख लीजिए दूसरा। ख नंबर निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रतिगतिवादी युग के हैं? तो अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, रामधारी सिंह दिनकर। हमको लगा अग्रदास, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग नंबर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1943, सभी बच्चे जानते हैं। घ नंबर द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कमायनी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आप सभी को मालूम है कमायनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अंग नंबर देखिएगा, अष्ट छाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की लिखा है ना, तो यहाँ पे देखिए राम भक्ति शाखा से, ज्ञानश्री शाखा से, प्रेमश्री शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। चौथा हो जाएगा रामश्री, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। यानी कि पांचों बहुविकल्पी इस तरीके से आप कर लेंगे ना। देखिए वैसे ही करना जैसे पहले में सिखाया हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखिएगा, दो लिखने के बाद अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। क ख ग घ पांचों की है ना। क का दूसरा ऑप्शन सही था छायावादी युग। ख नंबर का चौथा था रामधारी सिंह दिनकर। ग नंबर का ये दूसरा है 1943 ईस्वी में हुआ था। ख का चौथा कमायनी हुआ था, और अंग का कृष्ण भक्ति शाखा से। इस तरीके से आप कर लेंगे कि नहीं बताइए? यहाँ पे बहुविकल्पी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना। देखिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर में, अब लेकर के आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कहीं भी डाउट अगर होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा माइनर मिस्टेक में। चलिए 3 नंबर का, दिए गए गद्यांश कारक आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का गद्यांश आएगा पेपर में बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, जिससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कह रहा है कि सजाया है। इसके बाद हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है, यही कह रहा है ना। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा, तो अगर चाहते हैं ये गद्यांश करना तो ये कर सकते हैं, या यहाँ पे अथवा में भी दिया रहेगा तो अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है पुराने, तो अब चाहे तो किसी एक को करेंगे। तो मैं इसमें से पहला नंबर को सॉल्यूशन करके बता देता हूं, तो आप खुद दूसरा कीजिएगा। ओके चलिए, इन दोनों गद्यांश में से मान लीजिए कि आपको ये आ रहा है पहला ही, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरीके से डाल लेंगे और संकेत डालेंगे। 2 गद्यांश दिया है ना, एक ऊपर एक अथवा में, तो आपको संकेत इसीलिए डाल रहे हैं कि पता चले एग्जामिनर को कि कौन सा मतलब गद्यांश बच्चा ने किया है। तो इसलिए पहला को संकेत के रूप में जैसे लिखेंगे, संकेत धरती माता की, शुरू में लिख देंगे धरती माता की, बीच में डॉट डॉट करके, लास्ट में ये वाला जो है जांच पड़ताल आवश्यक है, इस तरीके से लिख देंगे जांच पड़ताल आवश्यक है। इस तरीके से एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा यही गद्यांश किया है। और चलिए इसमें क्वेश्चन का पहला दिया है कि उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस गद्यांश, ये जो है गद्यांश किस चैप्टर से आया हुआ है, इसका संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब लिखते हुए चलेंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा, संदर्भ हेडिंग डाल के
लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, किस भाग में, तो गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक यानी शीर्षक निबंध से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। तो इतना आप लिख लेंगे ना, इसका संदर्भ इसी तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसी में दिया है, देख लीजिएगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, इसी में उत्तर दिया है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 नंबर डालिएगा। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी है। निधियां का मतलब होता है वस्तुएं भरी हुई हैं, समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद जो है 3 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहेगा, इतने 2 लाइन का इसका पूरा हम व्याख्या करेंगे। क्या लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, इस इतने का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। चलिए यहाँ पे हेडिंग पहले डालेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन डालने के पहले कि रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से, और तब लिखेंगे इसका भाव कि लेखक कहता है, यानी लेखक का कहना है कि पृथ्वी की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, यानी कि उसमें निहित हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है। बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल, इसी प्रकार की असंख्य यानी कि अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। ओके, कोई भी बच्चों को डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला है 4था नंबर कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो देखिए ध्यान से। 4 नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर और असंख्य प्रकार मतलब कि विभिन्न प्रकार के मिट्टियों से सजाया है। ये हो जाएगा 4था प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसका अगला पेज पे इसका उत्तर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, इसका उत्तर क्या होगा कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें सबकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसी में इसका आंसर भी दिया है। ठीक है, अभ्युदय के लिए हमें सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। भावी मतलब आर्थिक अभ्युदय, यही है इसका उत्तर। सभी बच्चे मतलब बढ़िया से करते जाइएगा। उसमें से कोई एक करना था तो आप चाहें तो अशोक का फूल वाला भी कर सकते थे। आगे चलते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका पद्यांश से आएगा, गद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये भी 10 ही नंबर का आएगा, देख पा रहे हैं अपना। लिखा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भारत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। मतलब कि ये जो है पद्यांश है, इतना पढ़ेंगे। इस पद्यांश में भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन उस बगल है, तो एक अथवा में भी आपको पद्यांश दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान देना की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर लेना है। देखिए ये अथवा में दिया है, क्या लिखा है कि लजाशिला पथिक महिला जो कही दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमिक व हो गोदले श्रांति खोना होठों की और कमल मुख की मलानुताएं मिटाना। यहाँ पे कोई कलांतक कृषि ललना खेत में जो दिखावे जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतंगा को। तो देखिए ये जो है आपको 8 लाइन में दिया है, तो आपको जो इजी लगे वो उस पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको अथवा वाला कोई क्वेश्चन करना है तो उसको कैसे लिखेंगे ये भी जरूरी है। तो 4 नंबर के यही बता देता हूं। चलिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब देखिए यहां से स्टार्ट कर देता हूं। बहुत ही आप लोगों के लिए मेहनत करके इसको स्टार्ट किया हूं, मतलब लिख करके, तो आप लोग समझ सकते हैं। अच्छे से इसको शेयर कीजिए, लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे ऐसे ही।
तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे ऐसे, अथवा वाला कर रहे हैं ना तो अथवा लिख देंगे। बहुत सारे बच्चों को लिखने नहीं आता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा संकेत डाल लेंगे। संकेत में लज्जाशीलक पथिक डॉट डॉट मलानताएं मिटाना जो सिखाया हूं, इसलिए कि ये वाला गद्यांश कर रहे हैं इसलिए आप यहां से संकेत डाल देंगे। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश जो है इसका संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पहला प्रश्न में संदर्भ दिया है तो कि संदर्भ में कि प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद भाग से, किस भाग से, तो पद भाग से, यानी पद भाग में संकलित पवन दूती का शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इतना आप लिख देंगे संदर्भ। इसके ठीक बाद इसमें क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना इसमें, तो ये 4 लाइन का पूरा व्याख्या करना ही पड़ेगा कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को। चलिए, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में हेडिंग डालेंगे। इसके ठीक बाद लिखेंगे कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है, जो थोड़ी सी भी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इसका मतलब और उसका शरीर उघड़ जाए। ठीक है, यहां तक तो हो गया था। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर चारों ओर से होकर उसकी थकान मिटा देना। यानी चारों लाइन का यही भाव होगा, ये व्याख्या में कर दिए हैं। इसी तरीके से लिखेंगे। आपका कितना नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, इस पे भी 2-2 नंबर, इसी तरीके से मिलता जाएगा। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 नंबर की राधा लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तीसरा नंबर, यहाँ पे चलिएगा बाबू, ध्यान दीजिए। आप सबके लिए हम बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखने की जरूरत है। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे। व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। चलिए, तीसरा नंबर, राधा लज्जाशीलक पथिक महिला से परोपकार के व्यवहार से उसकी सुंदरता की विकृति करती है, यानी कि उसके बारे में वर्णन बड़ाई करती है। इसके ठीक बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि होठों की ओ कमल मुख में कौन सा अलंकार छिपा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 4 नंबर कि होठों की ओ कमल मुख में जो छिपा है तो ये उपमा अलंकार छिपा है। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 नंबर, जलद और कृषक, ललना का अर्थ क्या होता है, जलद और कृषक। इसका मतलब जलद और कृषक यहाँ पे छाया होता है, लिखेंगे कि छाया द्वारा सुखी प्राप्त करना, यानी सुखी करना, यही होता है इसका सही अर्थ। तो ये जो है आपका पद्यांश 10 नंबर का था। इसी तरीके से पेपर में आएगा, सॉल्यूशन बेस्ट तरीके से बताते चल रहा हूँ। चलिए, आ गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये 5 नंबर का आता है, देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों ध्यान समझते चलिएगा। क नंबर 5 का और 5 का ख 2 दिया, ये लेखक है, ये कवि है। ध्यान समझिए मेरी बात। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द का सीमा 80 शब्दों में लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है। पहला दिया है इसकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो किसी एक के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है। तो ये लेखक हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको एक एक चीज हम समझाते चल रहे हैं, इसलिए कि दिक्कत ना आए बोर्ड एग्जाम में। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क इस तरीके से लिख लेंगे ना, कोई भी डाउट है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क यही कर पा रहे हैं ना, प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क। तो चलिए इस तरीके से लिख लेंगे। और कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, तो पहला ही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो यहाँ पे पहला लिख लेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आचार्य भी लिख सकते हैं, वही बात है। तो जो ऑप्शन में दिया है वही लिखिएगा। तो मैं ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दिया हूँ, वही चीज है। ठीक है, इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग इस तरीके से सुंदर से लिखिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, गारंटी दे रहा हूं। चलिए देखिए यहां से हेडिंग तो हो गया ना, लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के
दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक है ना, किस जिले के, तो बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था, और मैं भी बलिया जिला से ही हूँ। ठीक है, चलिए एक चीज बता दिया, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषीमती था। ठीक है, दोनों का नाम दिया है इसमें। द्विवेदी जी सरयू पाणी ब्राह्मण भी थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या था बचपन में नाम, क्या था, वैद्यनाथ द्विवेदी था। और 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो मतलब टू द पॉइंट लिखना है जीवन परिचय, ज्यादा चढ़ा बढ़ा के लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्या क्या मेन होता है, किस सन में ये जन्म लिए, तो ये इंपॉर्टेंट ब्लैक पेन से। ठीक है, इनके माता और पिता का नाम क्या है वो भी ब्लैक से लिख सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कठिनाइयां झेल करके आगे बढ़े हैं वो लिख सकते हैं। और उनका मृत्यु कब हुआ, तो 18 मई 1979 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से लिख लेंगे तो ये जीवन परिचय, इस पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ओके, इसके ठीक बाद साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय पे 2 नंबर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक परिचय कि हम लिखेंगे आचार्य यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय, यानी होता है इसका मतलब जो कभी भुलाया ही न जा सके, योगदान है। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। इतना लिख लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इनकी रचनाएं भी हो जाए। देखिए कृतियां यहाँ पे दिया है, कुछ कृतियां लिखेंगे इस तरीके से। आलोचनात्मक कृतियां उनकी कौन कौन सी हैं? पहले नंबर सुर साहित्य उन्हीं की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। दूसरे नंबर हिंदी साहित्य की भूमिका। तीसरा है प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। इसके बाद चौथा है कबीर। पांचवा है नाथ संप्रदाय। इसके बाद छठा है कालिदास की ललित योजना। और 7वां नंबर हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है ना, तो ये उनकी आलोचनात्मक कृतियां है जिसकी आलोचना की जाती है आज भी। निबंध संग्रह लिख लीजिएगा थोड़ा सा। निबंध संग्रह है कि कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार और विनक, विचार प्रवाह, तो उनका ये निबंध संग्रह है। ठीक है, उपन्यास थोड़ा सा दिया है तो ये लिख सकते हैं। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा उन्हीं की उपन्यास है। अनामादास का पोथा उनका ही, पुनर्नवा उन्हीं का है, चारूचंद लेख। ठीक है, तो ये उपन्यास था। ये था आपका लेखक का जीवन परिचय जो कि 5 नंबर रेडी हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से ये ख नंबर 5 का, निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देती है, उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी वही चीज है लेकिन एक कवि का है। मैथिली सड़गुप्त जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए मैं पहला ही बता देता हूं मैथिली सड़गुप्त जी का। कैसे लिखेंगे एक एक चीज आप सबको मैं सिखाते चल रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है। अच्छे से इसका पीडीएफ भी बना चुका हूं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख लिख लीजिएगा। जिस तरीके से बताते चल रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, पहले ऑप्शन में मैथिली सड़गुप्त जी हैं तो इस तरीके से ऊपर लिख लीजिए। इसके बाद बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं लिखने का, जीवन पर से हेडिंग डालिएगा। लिखना है क्या है कि मैथिली सड़गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। किस गांव में? तो चीर गांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी थे। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि भी थे। क्या थे? एक अच्छे कवि भी थे। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। मतलब जैसे उनके माता पिता विद्वान थे, मतलब परिश्रमी थे, दयालुता वाले थे, वैसे भी वो भी थे। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे उनको ज्ञान दिए थे हजारी प्रसाद मैथिली सड़गुप्त जी को। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। साकेत लिखा है ना, महाकाव्य पारितोषिक भी उन्हें मिला है। ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये
निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। तो ये उनका जीवन परिचय, इतना लिख देंगे तो 3 नंबर कोई नहीं रुकेगा। इसके बाद उनका साहित्यिक सेवाएं लिख दीजिए। देखिए हेडिंग डाल के जो दिया है, क्या है साहित्यिक सेवाएं, हेडिंग इस तरीके से लिख लीजिएगा कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था, ठीक है, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा, ठीक है। राष्ट्र प्रेम के कविता जो थे उनका वही उसी पे गाते रहे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है, ठीक है, इतना लिख देंगे। थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। इन्हें साकेत महाकाव्य पर, इन्हें किस पर, साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला पारितोषिक भी मिला है। तो इतना चीजें आप लिख लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, साकेत के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम का काव्य का प्रमुख स्तंभ है। इतना हो जाएगा ना। तो इसके बाद लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, कि साहित्य में स्थान इनका लिखेंगे हेडिंग कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया है वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी भी दे दी। तो इतना आपको लिख लेना है इनका कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो अब जाके 5 नंबर इस पे भी मिल जाएगा। ओके, इसके ठीक बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देख पा रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि इंग्लिश का सलूशन ऐसे ही लाएं कि नहीं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द का सीमा 80 शब्दों में लिखना होता है। अथवा में भी दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी के कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो बहादुर पे मैं बता देता हूं कि बहादुर के बारे में लिखना होगा, उस कहानी का उद्देश्य तो कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा। ओके, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है ना, 6 नंबर पे था। किसके बारे में लिख रहे हैं, बहादुर के बारे में। चलिए क्या लिखेंगे कि बहादुर के प्रमुख पात्र बहादुर की चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। लिखेंगे कि अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर का प्रमुख पात्र बहादुर है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से, 4 विशेषताएं इस प्रकार से। कौन कौन सी, पहले नंबर पे ध्यान दीजिएगा। पहला है छल कपट रहित। छल कपट से ये मतलब वंचित थे। बहादुर छल कपट से रहित भोला बालक हैं जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। इतना हो जाएगा ना, अच्छे से आप लिखते चलिएगा। दूसरा नंबर, परिश्रमी हंसमुख एवं मृदुभाषी। परिश्रमी मेहनती, हंसमुख मतलब हंसने वाला, मृदभाषी मतलब कोमलता से बोलने वाला ये बालक था। ये दूसरा विशेषता है। लिखेंगे कि बहादुर हर समय हंसते रहते थे, जिससे भी बोलते थे तो ये बड़ी नम्रता एवं मृदुता के साथ। वह अत्यधिक परिश्रमी है, पूरे घर के सदस्यों का काम अथक करता है। इतना लिख लेंगे ना। इसके ठीक बाद क्या करेंगे, सहनशीलता तीसरा में डालेंगे कि सहनशीलता, ईमानदार एवं सच्चे हृदय वाला था ये बालक। तो बहादुर सत्य हृदयी है, वह ईमानदार होने के साथ साथ सच्चे मन वाला भी बालक है। तो इतना लिख लेंगे। इसके ठीक बाद लिखेंगे यहाँ थोड़ा सा कि किशोर उससे बार बार बदसलूकी करता है, परंतु वह थोड़ी ही देर में भुला देता है। कौन कौन भुला देता है, बहादुर। हाँ, लेकिन जब कोई भी उसे माँ बाप की गाली देता है ना, तो बहादुर का स्वाभिमान जाग जाता है। तो ये हो जाएगा तीसरा उसका चरित्र। चौथा नंबर, मातृ पितृ भक्त। वो अपने माता पिता का सच्चा भक्त था, ठीक है ना, कि बालक बहादुर अपने माता पिता के प्रति भक्ति भावना रखता था। अपने कमाए पैसे माँ को ही देना चाहता था, यानी चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहादुर
एक व्यवहारिक, कुशल, स्नेही एवं ईमानदार बालक है। उसका चरित्र पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहादुर वाला। 6 नंबर क्वेश्चन जो करेंगे ये बहादुर का सारांश लिख लेंगे, वो कहानी का उद्देश्य 5 नंबर इस पे भी मिलेगा। आगे हम चलते हैं लेकर के आप सभी को यहां से क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये जो आप क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये भी आएगा। शब्द का सीमा 80 शब्दों में ही लिखना होता है। पहला है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें अथवा में भी दिया है यहाँ पे श्रवण कुमार के बारे में। यहाँ पे दूसरा है रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर, इसमें भी अथवा में दिया है मुक्ति खंड काव्य के, मतलब कि ये जिला वाइज जाता है। 7 नंबर जो प्रश्न है ना ये जिला वाइज आएगा कि आप किस जिले से हैं। मान लीजिए कि एक जिला में, मान लीजिए बलिया जिला, मैं बलिया जिले से हूं, तो बलिया जिला में ये मतलब 5-6 ऐसे ही ग्रुप बना करके, 5-6 ग्रुप बना करके जिला वाइज, मतलब 10 जिलों का मिला करके ये क्वेश्चन 10 जिलों में मान लीजिए कि ये दे देगा। रश्मि रथी वाला 10 जिलों का मिलाकर ये दे देगा। तो आप किस जिले से हैं जिला वाइज जाता है। कमेंट में बता दीजिए कि मैं सर इस जिले से हूं, तो मैं उस जिले के अनुसार बता दूंगा कि आपके जिले के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहां से खंड ख से। खंड ख जो है आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये भी 50 नंबर का खंड ख से आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है अब तैयारी करने का, इस समय को खोना नहीं। बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा खंड ख से। क नंबर की दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का आएगा पेपर में संस्कृत भाग से। देखिए 2 गद्यांश संस्कृत में दिया रहेगा, किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ के करना है, इसका संदर्भ लिखना है, इसके बाद इसका अनुवाद भी करना है। चलिए पहला लिखा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुओ पत्रकारस्य परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवाय आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनानं दुखान्त्यं पीडनास्य पश्चात् तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वाधनं सहस्रजत् अकरोत् प्राणिसीव अस्य स्वभाव एवासित। जैसे इस आप गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश बोलते हैं इसको, जैसे आपने इसको पढ़ा आपको इसका संदर्भ लिखने के लिए बोल दिया है और इसी का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर मान लीजिए वो नहीं आ रहा, अथवा में भी दिया है कि हंस राजा तथा एवं परिता मध्य, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक को करके दिखा देता हूं, पहला को। ठीक है, सबसे पहले खंड वाइज। हाँ, एक चीज जो बच्चे खंड वाइज नहीं कर रहे हैं, खंड क वाले को ला करके खंड ख में लिख देंगे तो नंबर कटेगा पक्का। इसलिए खंड क को कर रहे हैं तो खंड क वाले प्रश्न को खंड क में ही करिएगा, और खंड ख स्टार्ट कर दिए तो खंड ख वाले प्रश्नों को खंड ख में ही करिएगा। चलिए सिखा देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं खंड ख। देख पा रहे हैं ना, बेस्ट तरीके से करना है, एक भी गलती नहीं करना है, सीख लीजिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले। देख पा रहे हैं क्या लिखा है पहले यहाँ पे, सॉरी खंड क का यहाँ पे है, ये रहा खंड ख। ठीक है, क्या लिखा गया है पहले, खंड ख स्टार्ट कर दिए हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 के क से स्टार्ट हो गया। अब गद्यांश का आप देखिए संकेत लिखेंगे, जैसे आप उसमें किए थे 3 नंबर में, वैसे ही महामना विद्वान डॉट 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 स्वभाव अवासित। गद्यांश का संकेत लिख लेंगे ना, संदर्भ लिखेंगे इस गद्यांश का, महामना विद्वान वक्ता धार्मिका वाला, तो इसका संदर्भ लिखेंगे। देखिए ध्यान से कैसे लिखना है समझते चलिए। संदर्भ, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लिख लेंगे, इसका संदर्भ हो जाएगा, तो इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा संदर्भ पे। ठीक है, अब इस गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुवः पत्रकारश्चित्। इसका मतलब देखिए यहाँ पे अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्या कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। क्या थे? कुशल पत्रकार थे। पत्रकाशित का मतलब पत्रकार। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा वासित, कह रहा है कि किंतु उनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, मतलब सबसे ज्यादा वो लोगों की सेवा करते थे।
यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखांति पीड़या संतनम तथैव सह शीघ्रमेव उपस्थित सर्वाधीनम साहचर्य अक्रोत। कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित थे, मतलब जहाँ कहीं भी, वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें कहाँ से चल रहे थे, प्राणी से अवश्य स्वभाव अवासित आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूब मनुष्यों को संग मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित है। इनका मूर्ति विराजमान है। आगे चलते हैं, कंप्लीट हो गया, 7 नंबर मिल जाएगा आपको। संदर्भ पर 2 नंबर प्लस इसका अनुवाद पे 5 नंबर, टोटली 7 नंबर। तो आप जो आए वो कर लीजिएगा। इसके बाद 8वां का ख नंबर देखिए क्या दिया इसमें कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देख पा रहे हैं ना, पद्यांश दिया है कि न मे रोचते भद्रम वह उल्कस्य विवेचनम अक्र दूसस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत। तो आप इसको कीजिए, या नीचे दिया है अथवा में भी कि परोक्ष क्षेत्र कार्य मतलब इसको कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। तो चलिए किसी एक को करना है। तो पहले नंबर मैं इसको पहला को बता देता हूँ, खंड मतलब 8वां का ख नंबर का, यहाँ पे ध्यान दीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, आपको समझाते हुए चलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख, संकेत में न में रोचते डॉट डॉट कर दिया हूँ, यहाँ पे भूल गया हूँ, डॉट डॉट है। ठीक है, कुद्दो भविष्यत इतना लिख लेंगे ना, कुद्दो भविष्यत हो जाएगा ना। इसके बाद संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्क जातकम शीर्षक से उद्धृत है। इतना आप लिख लेंगे ना अच्छे से, बहुत बेस्ट तरीके से इसका अनुवाद करना है कि न मे रोचते भद्रम व उल्लुकस्य विवेचनम। अनुवाद लिखेंगे कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है, आप देखिए यहाँ से अकुद्रस्य मुखम पश्य कथम कुद्दो भविष्यत, मतलब कि यहाँ पे इसे समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, कुछ होने पर भी यह कैसा हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना, इसी का अनुवाद है। आपको यहाँ पे 7 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी 2 नंबर का आएगा, कोई एक को करना है। देखिए पहला दिया इसमें तलवार की धार पर चलना, दूसरा है टका सा जवाब देना, तीसरा है दाल में काला होना, चौथा यहाँ पे दिया है, देख पा रहे हैं ना, 1 सेकंड, नमक मिर्च लगाना, ये चौथा है। तो किसी एक को ही करना है आपको। 4 दिया है लेकिन किसी एक को ही करना है। तलवार की धार पर चलना है ना, तो मान लीजिए इसी को करना है, तो इसका पहले अर्थ लिखेंगे तब इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे, तो 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का पहला कर रहे हैं, तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ लिखेंगे कि बहुत कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलने का अर्थ क्या होगा कि बहुत कठिन कार्य करना। इसके बाद प्रयोग कर देंगे इसका इस तरीके से कि मैंने इस कार्य को कैसे किया, यह तो तलवार की धार पर चलने के ही समान है, इस मतलब उसके ही बराबर है। इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लेकर चलते हैं। यही इस बार पाठ्यक्रम में आपका चेंज हुआ है। 10 नंबर प्रश्न, पहले आता था विभक्ति वचन संधि विच्छेद, अब उसको हटा दिया है। इस बार क्या कर दिया है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया है या अथवा में एक दिया है कि ये पद्यांश है, तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं हल करना सिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। देखिए क नंबर दिया है, ख नंबर, मतलब कि क नंबर में अथवा में दिया है, तो इसको पढ़ना है पूरा, शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है।
तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिल रहा है। लोभ के कारण एक मिल खोलकर यानी कि मिल खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छा का दमन नहीं करना है बल्कि उनका उदातीकरण क्या करना है? उदातीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वास्थ्य दिशा देने हैं। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्श से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर के भी धीरे धीरे साहसपूर्ण कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त करते हैं, यानी उन्नति प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता है। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रत्यक्ष करते हुए महोच्च आदर्श को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक प्रदोनित धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, दो व्यक्तिगत यहाँ पे देखिए, दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं परंतु परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही है। ठीक है। इच्छाओं का उदातीकरण साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाएं। तो इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रश्न रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न 1 नंबर, दूसरा प्रश्न 2 नंबर, तीसरा प्रश्न 2 नंबर, यानी 5 नंबर का। ठीक है। पहला है कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का परिणाम क्या होता है। तो इसी में दिया है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है। ये तो गलती है, ये एक भूल है। क्या है? गलती है, भूल है, नहीं बढ़ता है आगे। इसका सही उत्तर क्या होगा कि वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्राप्त करता है, वही मिलता है। तो इस पहला प्रश्न का उत्तर यही है। चलिए, मैं इसको कैसे आपको करना है सबसे पहले यहाँ पे लेके आता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क संकेत लिख लेंगे कि कौन सा आप किए हैं, तो वही संकेत डाल दिया हूँ। यह कहना एक डॉट से ऊपर उठकर जाएं। पहला उत्तर कि लेखक के अनुसार वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। तो इतना लिख लेंगे पहला का उत्तर। दूसरा देखिए, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। इसी में दिया है आदर्शों के सत्पुरुष के लिए। सत्पुरुष को देखिए, सत्पुरुष को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न कार्य करते रहे और मतलब प्रयत्न करते रहे। महोच्च आदर्शों को शोभा नहीं देता है, मतलब इसी में से इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है। देखिए, मैं अभी खोज ही रहा था, छूट गया, तो लिख लीजिएगा, मैं सिखा दिया हूँ। अब इसी में से लिखना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है इच्छाओं का उदातीकरण का अर्थ क्या होगा। तो ये लिख दिया हूँ, उदातीकरण यानी उदात स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया, यानी क्रिया को ही उदातीकरण कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो आप किसी एक को मतलब इसको भी पढ़ेंगे तो ये बहुत सिंपल है। नाटक प्राचीन काल ही, तो इसको करेंगे तो इसमें 3 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी कोई एक ही करना है। ये कीजिए, ये कीजिए, 5 नंबर करेगा। चलिए, आ गए हैं आपको 11 नंबर प्रश्न के ऊपर लेकर के। ठीक है। 11 नंबर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करते हुए बताइए। पहला प्रश्न पूछा है इसमें कि वसन व्यसन का मतलब क्या होता है। वसन व्यसन का मतलब, तो यहाँ पे देखिए, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, तो ये तीसरा हो जाएगा। 11 का तीसरा हो जाएगा, वस्त्र और आदत। दूसरा क्या पूछा है कि अम्बुज अम्बुद्ध। तो पहले 11 नंबर प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क लिख लीजिएगा, जैसे बताते चल रहा हूं ना ऐसे ही। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क, पहला नंबर दिया है यहाँ पे 11 का क का पहला सी सही था, वस्त्र और आदत। तो इस तरीके से लिख लेंगे, अम्बुज और अम्बुद्ध, इसका यहाँ पे अर्थ दिया है। यहाँ पे चलिए लेकर के आ चुके हैं। बादल और समुद्र, जल और कमल, इसके बाद कमल और बादल।
तो यहाँ पे कमल और बादल सी नंबर सही है। तो ये आप कॉपी में ऐसे लिख लेंगे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे कमल और बादल। पहले एक यहाँ पे दूसरा कर रहे थे, 11 का दूसरा का सी, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ख नंबर क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखकर बताइए। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। जिसे अंबर दिया है तो इसका 2 अर्थ लिखना है ना, तो लिख देंगे आकाश और वस्त्र लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आकाश, एक लिख दे कमला वस्त्र, लिख देंगे कि नहीं ऐसे। लेकिन कोई एक ही कीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ग नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके बताइए। यहाँ पे दिया है कि जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं? नेत्र सम्मुख बोलते हैं। प्रत्यक्ष आंख के आगे प्रत्यक्ष आंख, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष बोलते हैं। बी नंबर सही है। यहाँ पे दूसरा दिया है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? जानकार बोलते हैं, या ज्ञानी बोलते हैं, या जिज्ञासु। उसको जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा जो रखता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। तो यहाँ पे लिखा है अशुद्ध वाक्य, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। इसको गलत लिखा है, इसको सही करके लिखना है। ठीक है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसको लिखेंगे तुम कुर्सी पर बैठे हो। क्या लिखेंगे? तुम कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। लेकिन 2 ही करना है आपको, ठीक है ना, इसलिए 2 करिए, 2 छोड़ दीजिए। चलिए कॉपी में कैसे लिखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले 11 का ख समझा देता हूँ। 11 का ख कैसे लिखेंगे? जैसे अंबर का लिखना था प्रवासी ना, तो आकाश और वस्त्र लिख दिए। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग लिखेंगे तो जैसे पहला का ए सही था, नेत्र सम्मुख, तो वही लिखे ऑप्शन। दूसरा का सी सही था, जिज्ञासु, वो लिख दीजिएगा। अब यही ना 11 प्रश्नोत्तर संख्या 11 के घ पे इस तरीके से लिखेंगे। पहला नंबर शुद्ध किए हैं तो तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा क्या है? इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, ये कन्फर्म है 100% कि ये पेपर में 6 नंबर का आपका फिक्स है। जो बताने अभी जा रहा हूं ये एकदम कोई नहीं रोकेगा, किसी की बात नहीं रोक सकते। चलिए 12 का क, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक है, 2 नंबर। तो वीर रस का परिभाषा लिखने के लिए बोला है, या हास्य रस, किसी एक को आपको लिखना है। तो आप चाहें तो जो आपको आता होगा वो लिख सकते हैं। चलिए मैं हास्य रस का बता देता हूं इसका। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे। पहले नंबर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क अथवा वाला कर रहे हैं, हास्य रस, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हास्य रस। ठीक है, लिखेंगे कि अपने अथवा पराये के परिधान, यानी परिधान का मतलब वेशभूषा, वचन, बोली होता है, अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव आदि संचारी भावों के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण होता है, जिसे हम हास्य रस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हास्य रस बोलते हैं। इसका उदाहरण भी बोला है ना, तो उदाहरण देख लीजिए। क्या लिखेंगे उदाहरण में कि नाना वाहन नाना भेषा, विहसे सियु समाज निज देखा, कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोउ बहु, यहाँ पे पद बाहु। तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण। तो अब जाके 2 नंबर मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लेके चलते हैं। दोहा अथवा सोरठा, ये नहीं नो। ख नंबर, श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा। तो श्लेष्म कीजिए, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। तो श्लेष्म को बता देते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ख कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 12 का ख, श्लेष्म अलंकार, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, यानी कि जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त करते हैं किंतु उसके 2 अर्थ निकल जाए, 2 से अधिक भी अर्थ आ जाए, तब वहाँ श्लेष्म अलंकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण के लिए भी बोला था, स्पष्टीकरण भी करेंगे। उदाहरण लिखेंगे, चिर जीवन जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। यहाँ पे देखिए, को घटी ये ब्रिज भानु, वे हलधर के वीर। तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण। इसके बाद इसको बोला था थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए।
तो ब्रिजभानु और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं। अब यहाँ पे ब्रिजभानु का अर्थ और हलधर का दोनों का अर्थ जो है दोनों का एक ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। इसके बाद दोहा अथवा सोरठा, तो दोहा कीजिए या सोरठा कीजिए, किसी एक को ही करना है। समझ में आ रहा है ना? तो मान लीजिए दोहा को ही बता देता हूं। चलिए 12 का ग, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग पे ध्यान दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ग क्या लिखेंगे? दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं, पहला और तीसरा में क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका परिभाषा, उदाहरण भी बोला है ना, तो समझ लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा, नगरी सोई जान तन की, झाई परे श्यामो हरित दूती होई। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। इसकी मात्राएं भी दर्शाना है। म एक मंत्र में म एक हो गया, एक मंत्र 2 हो गया, तो 2 को इस तरीके से लिखते हैं। र में 1 और अम्बड़ी के मंत्र 2, तो इस तरीके से 2। भ में 1 है तो इस तरीके से, व में इस तरीके से। आप किसी भी मात्राएं को आप लिख लेंगे जैसे इसमें हमने बताया है। बाधा में भी 2 है, धा में भी 2 है, ह में 1 है, र में भी 2 है, तो इस तरीके से रा में 2 है, धा में 2 है। तो आप किसी भी मतलब कि उदाहरण को याद करिए, मात्राएं ऊपर दर्शा लीजिएगा, सिंपल तरीके से दर्शा लेंगे ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 6 नंबर का केवल ये अलंकार दोहा छंद से आता है, ठीक है। आगे हम लेकर के चलते हैं यहां से 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। आवेदन लिखिए या प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का पेपर में आता है, अथवा में भी दिया है बाबू कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरह जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो किसी एक को कीजिए। तो ऊपर वाला बता देता हूं कि बैंक में खाता खुलवाना होगा, तो उसके लिए आप प्रार्थना पत्र पेपर में कैसे लिखेंगे। और इसका तो मैं बोर्ड एग्जाम का वीडियो बना दिया हूं, तो इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या पहले देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 13 लिखेंगे कि सेवा में, इस तरीके से लिख लेंगे, सेवा में कॉमा लगा देंगे। इसके बाद शाखा प्रबंधक महोदय जी के यहाँ पे भेज रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक से हमें खाता खुलवाना है। विषय है क्या, मेन चीज कि विषय किस विषय पे ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो बैंक में खाता खोलने के संबंध में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए विषय आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। लिखेंगे कि महोदय कमा लगा के नीचे कि सविनय निवेदन है कि मैं रमेश कुमार, मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं, ताकि मैं आपके बैंक द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकूं, ठीक है। महोदय, मैंने बैंक खाते से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न कर दिया है, यानी कि संलग्न का मतलब एक साथ ज्वाइन करके पंचिंग कर दिया हूं। अतः नम्र निवेदन है कि आपकी बैंक में मेरी एक खाता खोलने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका सदा मतलब क्या रहूँगा, सदा ऋणदार रहूँगा। तो यहाँ पे छूट गया, रहूँगा। इसके बाद यहाँ पे लिखिए भवदीय रमेश कुमार, पता लिखेंगे बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में अ ब स लिख देंगे, बस क्या लिखेंगे, अ ब स, इस तरीके से कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे पता भी लिख सकते हैं, लेकिन अवसन नाम की जगह लिख देंगे। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे छूटा है, दिनांक लिखना होता है। दिनांक किस तारीख को ये पेपर था, तो वो पेपर का दिन डेट डाल सकते हैं, ठीक है। जिस तारीख को आपका पेपर है उस तारीख को डाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपका आता है 14 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या बोला गया इसमें। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जो कि ये कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं क्या दिया है कि देश में बेरोजगारी की समस्या पर, या दूसरा है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, तीसरा है
वृक्षारोपण का महत्व। इसके बाद क्या है यहाँ पे आइए, यहाँ पे विद्यार्थी और राजनीति। पांचवा है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका क्या है। तो 5 ऐसे ही आपको टॉपिक दिए रहेंगे निबंध लिखने के लिए, तो किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है जो कि आपको 9 नंबर का आता है। इस पर मैं वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ इस सभी पे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, या इसका पर्सनल वीडियो, निबंध का पर्सनल वीडियो मैं आपको शाम को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, कि निबंध कैसे लिखे बिना याद किए हुए। अब चलिए, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि सर इंग्लिश का आप जल्दी से जल्दी ऐसे पूरा सलूशन लेकर आइए। इसका पूरा जो लिखवाया हूँ इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हूँ और टेलीग्राम का, दोनों में ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों पे जाएगा, इसलिए कहता हूँ कि दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरा PDF मैं सेंड कर दूंगा पेपर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।